हैं 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात की अगर बात कर ले तो 1 बजे तक मत प्रतिशत भी आपको बता देते हैं 37.83% मतदान हो चुका है। असम में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 45.88% मतदान हुआ है। तो बिहार में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 36.69% मतदान हुआ है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 46.14% मतदान हुआ है। दमन-दीव में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 39.94% मतदान। गोवा की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 49.04% मतदान होता हुआ। कर्नाटक में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 41.59% मतदान। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 44.67% मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 31.550 मतदान होता हुआ। ऋतु, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 बजे तक 31.12% मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 49.27% मतदान हो चुका है। तो देखिए, मत प्रतिशत लगातार माना जा रहा है कि अब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 1 घंटे का और समय बीत चुका है, 2 बज चुके हैं और 3 बजे एक बार फिर से ये आंकड़ा आएगा और आंकड़े में यह साफ हो पाएगा कि 3 बजे तक तमाम मत प्रतिशत कितने हुए हैं। लेकिन 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और खासकर अगर बात करें तमाम राज्यों की तो राज्यवार आपको मत प्रतिशत बताते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में अब तक 31.12% मतदान हो चुका है। वहीं पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 49.27% मतदान हुआ है। तो गुजरात की अगर बात कर ले तो 37.83% मतदान हो चुका है। बिहार में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 36.69% मतदान हुआ है। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक 46% से ज्यादा मतदान होता हुआ। दमन-दीव में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक मतदान हो चुका है। गोवा में तीसरे चरण के लिए 49.04% मतदान होता हुआ। कर्नाटक में तीसरे चरण के लिए 1 बजे तक मतदान अभी तक हो चुका है। तो आपको लगातार मत प्रतिशत बता रहे हैं इस वक्त कौन कौन से प्रदेश में 1 बजे तक मत प्रतिशत क्या कुछ रहा है, क्या आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। गुजरात की बात करें तो 37.83% मतदान हो चुका है। असम में 1 बजे तक 45.88% मतदान हुआ है। वहीं बिहार की बात कर ले तो 36.69% मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 46.14% मतदान हुआ है। दमन-दीव की बात कर ले तो 39.94% मतदान हो चुका है। गोवा में 49.04% मतदान हुआ है। वहीं कर्नाटक में 41.69% मतदान हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की बात कर ले जहां मतदान लगातार जारी है तो 36.89% अब तक मतदान हो चुके हैं। 1 बजे का तक का आपको आंकड़ा दे रहे हैं। हालांकि 1 घंटा और बीत चुका है और 3 बजे एक बार फिर से ये आंकड़े आएंगे। माना जा रहा है कि ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो सूरज की तपिश है वो बहुत ज्यादा है। और देखिए, सुबह मतदान प्रतिशत थोड़ा ज्यादा होता है और माना जाता है जब धीरे धीरे सूरज ढलता है तो मत प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं और फिर मतदान के लिए जाते हैं। तो आखिरी वक्त तक मत प्रतिशत में बदलाव माना जा सकता है। लेकिन अभी जो मत प्रतिशत है वो 31.89% है। तो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान जारी है और मत प्रतिशत जो 1 बजे तक रहा वो 36.89% रहा। इस दौरान हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे तमाम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर क्या कुछ समीकरण कहते हैं और मत प्रतिशत क्या कुछ बताता है। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर डीपी यादव, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही कुंवर सिंह निषाद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में दीपक सोनकर भी बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे।
आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभात त्रिपाठी जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि बात हो रही है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों की। ये 10 सीटें बेहद महत्वपूर्ण रखती हैं, चाहे वो बीजेपी का लिहाज देखा जाए या फिर समाजवादी पार्टी का लिहाज से देखा जाए। लेकिन अभी जो मत प्रतिशत है, माना जा रहा है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी सूरज की सबसे ज्यादा तपिश होती है और इस वक्त मत प्रतिशत भी कम होता है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से सुबह मतदान लोग निकलते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसका असर इस बार तीसरे चरण पे दिखाई दिया कि अभी तक लगभग औसतन 35% मतदान 38% हो चुका है जी। लेकिन अब ये समझना हुआ कि 1 बजे से 3 बजे के बीच मतदाता घरों में रहता है, नहीं निकलता है, 4 बजे फिर निकलेगा जी। तो अब ये मत प्रतिशत क्या पिछले 2019 के चुनाव तक पहुंच पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। यादव लैंड पूरा बेल्ट है, आलू व्यापारियों का बेल्ट है, आगरा से लेके पूरा आंवला, संभल, बरेली, ये सब जगह चुनाव हो रहा है। खास तौर से जो हॉट सीट है वो आदित्य यादव की बदायूं सीट और अक्षय यादव की फिरोजाबाद सीट और मैनपुरी में डिंपल यादव की, ये 3 सीटों पे निगाहें लगी हुई हैं कि क्या इस बार ये सीटें जो 2 चली गई थी भारतीय जनता पार्टी के पास, फिरोजाबाद और बदायूं, क्या ये समाजवादी पार्टी वापस ले पाएगी? ये सबसे बड़ा एक सवाल है और अग्नि परीक्षा दोनों के लिए है कि आप 2 सीट बचा पाएंगे और वो 8 सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी मैनपुरी की है कि जिस तरीके से मैनपुरी में अभी योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने रोड शो किया, भारी भीड़ थी। जयवीर सिंह यादव एक बड़े कद्दावर नेता हैं और इस बार डिंपल को घर घर जाना पड़ा है और ये बताना पड़ा। देखिए, नेताजी जब थे वहां पे तो नेताजी की एक जो सहानुभूति पे डिंपल जी जीती थी 75,000 वोटों से, लेकिन मैनपुरी सदर की सीट जयवीर सिंह यादव ने विधानसभा में 2022 में समाजवादी पार्टी से छीन ली थी। ऐसी स्थिति में जो वोटर यादव वोटर है, क्या वो यादव वोटर में घोसी और कमरिया, क्या वो कमरिया अखिलेश के साथ है, घोसी कहाँ चला जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि घर घर बताना पड़ रहा है कि ये भैया जी का मामला है और ये समाजवादी पार्टी की एक नाक का सवाल है। अगर ये सीट चली गई तो पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि मुलायम सिंह का जो गढ़ था वो ध्वस्त हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। तो ये जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है और अभी 2 घंटे का मतदान थोड़ा कम होगा, 4 बजे फिर लोग निकलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गोवा में 50% वोट पड़ चुका और राज्यों में 45% वोट पड़ चुका, तो यूपी में वोट परसेंटेज कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? इसके कारण है, जबकि आज मौसम में थोड़ा सा एक नरमी है, वो लू नहीं चल रही है जैसे कि लू चलती थी, लेकिन निश्चित तौर पे मतदाता उदासीन है, मतदाता के अंदर वो उत्साह नहीं है। जो मतदाता सुबह वोट डाल के आ गए 1 बजे तक, वो मत प्रतिशत आपको 38% लगभग दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े कांटे की है कि संभल की सीट जो वर्ग की सीट है, वहां पे एक माइनॉरिटी 53% वोट है, वहां का एक बड़ा वोट बैंक है माइनॉरिटी का वहां संभल में। तो संभल में भी मामला बताया जा रहा है कि कुछ मामला फंसा हुआ है। तो ये सारी जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में क्या भारतीय जनता पार्टी समाजवादी गढ़ के को ध्वस्त करेगी फिर, या समाजवादी पार्टी की साइकिल वहां पे चलेगी अखिलेश के नाम पे? क्योंकि नेताजी की जो सहानुभूति थी पिछले 10 साल से समाजवादी पार्टी में बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नेताजी जो थे वो जिसके भी कंधे में हाथ रख देते थे वो उनका हो जाता था। और जो सिलेक्टिव यादव वाली बात है कि सिलेक्टिव यादव को अखिलेश जी सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। पिछले बार फिरोजाबाद का भी यादव मतदाता चला गया था। जसराना में आज एक संजय यादव गिरफ्तार हुआ है, बीएलओ, जो जबरदस्ती वोट डलवा रहा था अक्षय के पक्ष में कि आप वोट डालिए समाजवादी पार्टी को, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो ये काम जो बीएलओ वहां पे संजय यादव की अरेस्टिंग और वहां पे जो माहौल बना है, यहाँ समाजवादी पार्टी कह रही है कि संभल से सारे ग्राम प्रधानों को उठा लिया गया कल रात में और भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन मतदाता क्यों निराश है, मतदाता क्यों भारी संख्या में नहीं जा रहा है, क्यों रिकॉर्ड मतदान का नहीं टूट पा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ये प्रभात सर लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल को 6 बजे पता लगेगा कि अंतिम मतदान प्रतिशत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या गिरा है या क्या बढ़ा है। ठीक है, मोदी सरकार ने किया क्या, अब इसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बारी है। तो मोदी जी उल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं। आज 10 सालों में आपको जान करके हैरानी होगी कि पहली बार ऐसा हो रहा है
कि लोग लोकल प्रत्याशी से ज्यादा मोदी जी को कहीं ना कहीं एक फैक्टर के रूप में देख रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मोदी जी को जवाब देने की बारी है, उनकी जवाबदेही तय होती है। अब तक तो लोग उनको मौके दे रहे थे, उनको अवसर दे रहे थे, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पहली बार हो रहा है कि मोदी जी की जवाबदेही तय हो रही है। उन्होंने 10 सालों में क्या किया है, युवाओं के लिए कितना बेहतर उन्होंने भविष्य बनाया है, किसानों के लिए कितनी योजनाएं लाए हैं, वो किसानों के जीवन में कितना उन्होंने परिवर्तन किया है, इस देश में उन्होंने शिक्षा के लिए कितना परिवर्तन किया है, इस देश में उन्होंने कहीं ना कहीं जो चिकित्सा व्यवस्था है उतना उसको कितना चुस्त दुरुस्त किया है, इस बात को लेकर के उनकी जवाबदेही लोग पूछ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। युवाओं के अंदर एक प्रकार की कुंठा भी है। जब जमीन पर हम लोगों ने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया, जो लोग देखिए 2014 में कहीं ना कहीं 14 साल के थे, आज वो 24 साल के हो गए हैं, और जो लोग 24 साल के थे 25 साल के, वो 35-34 साल के हो गए। तो जिन्होंने उम्मीद के साथ उनको सत्ता दी थी, जिनके घर परिवार वालों ने उम्मीद के साथ उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था, तो अब तो वो जवाब चाहते हैं कि भाई 10 साल हो गए और 24 साल में उन्होंने नौकरी की तलाश किया था, लेकिन पिछले 10 सालों में उनको नौकरी नहीं मिली, तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी तय होती है? केंद्र सरकार में लाखों पद खाली है। आप देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था पुलिस भर्ती के लिए, उसका पेपर आउट हो गया, और अभी जो 5 तारीख को नीट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट होता है मेडिकल परीक्षाओं में एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज में, उसका भी पेपर सुनने में आ रहा है लीक हो गया है। तो कोई भी परीक्षा ये समय से नहीं करा पा रहे हैं, न ये फुल प्रूफ व्यवस्था करा पा रहे हैं, नकल विहीन तरीके से करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होगी। अब मैं आता हूं आपको 10 लोकसभा सीटों पर। देखिए, चाहे आंवला की बात हो या आपके बरेली की बात हो, बदायूं की बात हो, मैनपुरी की बात हो, हाथरस की बात हो, फतेहपुर सीकरी की बात हो, फिरोजाबाद की बात हो, इन सारी सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना है, वो देखिएगा जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो वो आपके लिए मतलब अप्रत्याशित रिजल्ट होंगे। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और हम फिर से आपके चैनल पर नेटवर्क 10 पर डिबेट करेंगे, चुनाव जो परिणाम आएंगे उसका कहीं ना कहीं विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन जो एक बात सामने निकल करके आई वो ये आई कि लोग कह रहे हैं जब हम लोकल प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए सांसद विधायक के पास जा रहे हैं, तो उनका सिर्फ यही कहना है कि आपने तो मोदी जी के नाम पर वोट दिया, योगी जी के नाम पर वोट दिया, तो आप जाइए उनसे पूछिए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। मैं तो सांसद हूं, मैं विधायक हूं, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये नाराजगी है कि अब दिल्ली कैसे जाएं लोग, लखनऊ कैसे जाएं लोग, उनको तो एक प्रतिनिधि चाहिए था, लेकिन वो प्रतिनिधि पल्ला झाड़ रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर के चुनाव हो रहा है, और जो चुनाव आपने मत प्रतिशत के बारे में पूछा तो लगभग 40% तक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये सुबह के पारी में जो है ज्यादा मतदान हुआ, जैसे जैसे दोपहर हुई थोड़ा मतदान कम हुआ, लेकिन अब देखिएगा अभी जो लगभग 3 घंटे का मतदान बचा हुआ है, 3-3.5 घंटे का, उसमें देखिएगा आप ज्यादा से ज्यादा लोग निकलेंगे। और कहीं ना कहीं जो अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि जनता उन पर विश्वास कर रही है और बढ़ चढ़कर मतदान करेगी, और कहीं ना कहीं वो अपने दावे जिस तरह से वो तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रही है, मत प्रतिशत में वो चीजें नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये जनता की लड़ाई है और जनता इसका जवाब सीधे बीजेपी को देगी, लेकिन जनता तो आपकी इस मत प्रतिशत को अगर देखे तो जनता तो सहभागी ही नहीं हो रही है, वो तो अपने पिछले रिकॉर्ड तक को नहीं तोड़ पा रही है। मत प्रतिशत जिस तरह से नीचे जा रहा है, ना जनता आपकी तरफ नजर आ रही है ना बीजेपी की तरफ नजर आ रही है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। देखिए, जो लोग बदलाव चाह रहे हैं वो मतदान कर रहे हैं, और बहुत से लोग निराश बैठे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान नहीं करेंगे, तो इसलिए वो जा ही नहीं रहे मतदान स्थल पर। ये भी एक फैक्टर निकल करके सामने आ रहा है। हमने तो कई लोगों को समझाया है, कहा कि आपके अनुसार सरकार काम नहीं कर रही है, तो आप कम से कम आप जाइए। मत प्रतिशत तो 4 तारीख को ही साफ होगा कि किसके पक्ष में जाता है। सभी अपने अपने दावे करते हैं कि ये मेरे पक्ष में जा रहा है, हालांकि जनता किस पर विश्वास करेगी वो 4 तारीख तक तो इंतजार करना ही होगा। कुंवर सिंह जी, मैं आपके पास आती हूँ। चूंकि लगातार ये बात हो रही है कि एक तरफ बीजेपी तमाम
तमाम अपने एजेंडों के साथ जनता के बीच जा रही है। खासकर अगर इन 10 सीटों की बात करते हैं तो 8 सीटें तो बीजेपी के पास है। बीजेपी की यह कोशिश है कि जो 2 सीटें बच गई है, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, उस गढ़ को भी अपने पक्ष में ले आए और इसके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी देखा। मैनपुरी की वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। जनता का जन समर्थन जो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को उस वक्त मिला है, क्या ये तस्वीर बताती है कि जनता का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है? मैनपुरी की हवा भी बदल रही है। कुंवर सिंह जी, कुंवर सिंह निषाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुंवर सिंह निषाद जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं टीम से कहूंगी कि उनसे ठीक करे तुरंत। प्रभात जी, मैं आपके पास आती हूं। चूंकि मैं मत प्रतिशत की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने दावे कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने दावे कर रही है कि जनता इसका जवाब देगी, ये जनता की लड़ाई है, ये इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है। लेकिन जनता तो वो लड़ाई लड़ी नहीं रही है ना। अगर उस पर बीजेपी पर विश्वास है तो वो बीजेपी को भी मत देने उतने उत्साह के साथ तो निकली नहीं रही है। अगर बीजेपी से नाराज है और समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के साथ है तो भी तो मत देने नहीं निकल रही है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की कोई नाराजगी है। हमारे जो प्रवक्ता जी कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। बीजेपी का जो मत प्रतिशत है, अगर वोटिंग कम भी वोटिंग टर्नआउट हो रहा है तो ये नहीं है कि सरकार बदलने का हो रहा है। देश के 16 लोकसभा चुनाव हुए, उसमें 10 बार चुनाव में 6 बार कम वोटिंग हुई है और सरकार रिपीट हुई है। तो ये कहना गलत है कि मतदाता नहीं निकल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। मेरा ये कहना है कि मैनपुरी की सीट इसलिए बहुत क्रूशियल हो गई है क्योंकि वहां पे जयवीर सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और अम्बेडकर, और जिस तरीके से महाराणा प्रताप की मूर्ति का समाजवादी पार्टी के युवकों ने वहां पे एक तरीके से उनका अपमान किया, एक मुद्दा बन गया वहां पे। और जिस तरीके वो मुद्दा बना, और अभी रामगोपाल जी ने एक बयान दिया है कि मंदिर तो बेकार का काम है, मंदिर पे एक बयान अभी दे दिया वोट डालने के बाद। फिर ये लोग जिस तरीके से एक अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ चले जाते हैं, पता नहीं ये किसको खुश करना चाहते हैं। रामगोपाल को क्या बोलने की जरूरत थी कि मंदिर तो बेकार का काम है, वास्तु के आधार पे मंदिर नहीं बना। अरे मंदिर मस्जिद तो बीच में लाना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस तरीके के बयान देंगे ये मुद्दा बनेगा, और ये मुद्दा जब बनेगा तो सनातनी माहौल गर्म होगा। जब सनातन माहौल गर्म होगा तो फायदा किसका होगा? ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। रही बात 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, इस बार इसलिए अग्नि परीक्षा और समाजवादी पार्टी की है क्योंकि 2009 में इनके पास सब सीटें थी। 2014 और 2019 में 8 सीटें चली गई इनकी 19 में, और 2 सीटें ये बचा पाए, सिर्फ एक संभल की और एक मैनपुरी में बाई इलेक्शन जो नेताजी के निधन के बाद हुआ। अब वो स्थितियां नहीं है, वो भावनात्मक, अब वो बयार नहीं है, वो भावनात्मक। और नेताजी की उस समय निधन हुआ था तो डिम्पल जी एक बहु की हैं, तो उसके मुलायम सिंह यादव उस वक्त मौजूद थे उन चुनावों में, इसलिए जनता ने ज्यादा विश्वास समाजवादी पार्टी पे किया। चूंकि अब नेताजी तो है नहीं और लगातार अखिलेश यादव का रिकॉर्ड देखें तो जब से उन पर कमान दी गई है तब से तो कोई भी चुनाव उन्होंने जीता नहीं है। क्या ये बदलाव, नेताजी का ना होना समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान होगा या शिवपाल के साथ होने से फायदा होगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मुलायम सिंह यादव एक जमीनी नेता थे और सैफई और मैनपुरी की पहचान थी पूरे देश के अंदर। वो जिस तरीके से जहां निकलते थे, जिसके घर पे चले जाते थे, दुश्मन को भी दोस्त बना लेते थे। अब वो परिवर्तन हो गया है। अखिलेश के अंदर जो नई सपा की बात, नई हवा, नई सपा, नए नेता, देखिए नेताओं में, और चाचा जी पिछले बार बहुत निष्क्रिय रहे और वो मतदाता समझ गया कि चाचा जी आ गए हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है। उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, आदित्य यादव को, बहुत जल्दबाजी में। अच्छा होता कि वो करेल से बाई इलेक्शन होता, अखिलेश अगर कन्नौज से जीतते तो उनको करेल से विधानसभा का मौका देते। शिवपाल अड़े हुए थे कि हमारे बेटे को लॉन्च करो। अब वहां बदायूं में स्थिति बदल गई है। जो कभी एक गढ़ हुआ करता था समाजवादी पार्टी का, वहां भी मतदाता कह रहा है कि भैया मुझे जाना है राष्ट्र के नाम पे, मुझे जाना है डेवलपमेंट के नाम पे, मुझे जाना है कानून व्यवस्था के नाम पे। तो ऐसी स्थिति पे जब मतदान हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो 10 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का, जहां से स्कोर बढ़िया करना था, फिरोजाबाद, बदायूं और आपका आगरा, यहाँ हाथरस और संभल, आंवला, बरेली, यहाँ स्कोर समाजवादी पार्टी का हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी इस जगह से अपना स्कोर नहीं कर पाई, अपना 2 से स्कोर नहीं बढ़ा पाई, तो आने वाला जो चरण है
वहां आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये यादव लैंड बैंक पूरा एक एरिया है, यहाँ पे जितना भी काश्तकार है, जितना भी यादव है, वो सब नेताजी के वजह से एक समाजवादी पार्टी के साथ था वो, और एक अस्मिता की सवाल था कि भाई इटावा सीट या मैनपुरी सीट अगर हम हार जाते हैं तो पूरे देश में संदेश जाएगा कि नेताजी का जमीनी आधार खत्म हो गया है। अब ये जमीनी आधार कैसे बचेगा, क्या अखिलेश बचा पाएंगे, क्या होगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई हो रही है, और बहुजन समाज पार्टी ने जहां जहां प्रत्याशी उतारे हैं वहां नुकसान समाजवादी पार्टी का हो रहा है, क्योंकि उसने भी ये अपना लिटमस टेस्ट किया है कि इस चुनाव में मुझे वोट कितना मिलता है, मेरा जो कैडर वोट है। क्योंकि पिछले बार समाजवादियों ने कहा था कि मायावती हमारे साथ थी, तो मायावती का वोट हमें नहीं मिला और हमारा वोट मायावती को मिल गया। तो ऐसी स्थिति में मायावती भी अपना एक प्रयोग कर रही है कि हमारे पास कितने परसेंट वोट हमारा जाटव, चमार और जो हमारा बेसिक वोट बैंक है वो कितने परसेंट आता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में ही डेंट लगा रहा है बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। तो ऐसी स्थिति में प्रभात सर लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। बीजेपी से हमारे साथ शमसी आजाद जी जुड़ चुके हैं। तो शमसी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। शमसी सर, 1 बजे तक 38.12% मतदान हुआ है। ये वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं है जितने की उम्मीद की गई थी। तो इतने कम वोटिंग परसेंटेज से भाजपा को क्या कुछ उम्मीदें, किस तरह से देख रही है तीसरे चरण के मतदान को? नमस्कार आप चैनल के सभी दर्शकों को और इस चर्चा में भाग ले रहे हमारे को नमस्कार। देखिए, आज ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा चुनाव, ये इस वक्त हो रहा है। तीसरे चरण में इस वक्त 11 राज्यों में 93 सीटों पर जो मतदान हो रहा है। गर्मी प्रचंड है, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद 10 बजे के बाद से थोड़ा सा मतदान में जो है तेजी दिखी, और लोगों ने अपने घर को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर, उनकी अपील का ये जरूर असर रहा कि मतदान का परसेंटेज जो है बढ़ा। लेकिन 2 बार के चरणों में जो ये रहा है कि थोड़ा सा मतदान कम रहा, उम्मीद के विपरीत रहा चुनाव, जिससे जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही जो है थोड़ा सा मायूस दिखे हैं, और वो चाहते हैं कि वोट का परसेंटेज बढ़े। तो इस बार उम्मीद ये है कि कम से कम तीसरे चरण में 70% के ऊपर तक वोटिंग की जाए, जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर कैंपेन चलाया। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर वो क्या कहते हैं ब्लॉक स्तर तक, तहसील स्तर तक, विधानसभा और लोकसभा स्तर तक बाकायदा कमेटी गठित करके कि जागरूक किया मतदाताओं को कि वो अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें, ताकि उसके बाद आने वाले समय में उनको पछतावा न रहे कि हमने जो है वोट नहीं दिया, हम जो है देश के विकास में अपना सहयोग नहीं कर पाए, हाथ नहीं बटा पाए, देश के मुख्य धारा के चुनाव से हम दूर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम साधनों से और चुनाव आयोग भी जो है लगातार ये प्रयास करता रहा है कि वोट का परसेंटेज जो है बढ़ाया जाए। उम्मीद यही है कि आज का जो है परसेंटेज वो बढ़ेगा, क्योंकि आज भी जो यूपी की 10 सीटें हैं और बाकी सारी सीटें जो जिस पर लगातार चुनाव हो रहा है, जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी इस वक्त। लेकिन शमसी जी, कोशिशें तो लाख की गई। भाजपा द्वारा लगातार कहा गया कि हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं, तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने भी जैसा कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उम्मीद के अनुसार नहीं। 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो किसी भी पार्टी के लिए उत्साहित कर देने वाले आंकड़े नहीं है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 11 बजे तक थोड़ा सा मामला ठीक चल रहा था, लेकिन 11 बजे के बाद फिर से थोड़ा सा मतदान में जो है तो धीमी गति पकड़ी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, प्रचंड गर्मी है और लोग जो है गर्मी से थोड़ा सा राहत महसूस करना चाहते हैं। हो सकता है कि 3 बजे के बाद से दोबारा से फिर जो है 4 बजे के बाद से जो है जो मतदान का समय बचता है उसमें जो है लोग वोट जरूर देंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि देश में नई क्रांति, जिस तरीके से लगातार मोदी जी ने देश को 10 सालों तक संभाल के रखा है, जिस तरीके से लगातार देश को मजबूत करके रखा है, देश को विश्व पटल पर लाए, देश को विकास दिया है, देश को मजबूत किया है, तो एक बार फिर भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी के हाथों में ही कमान दिया जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विपक्ष के वो लोग हैं जो 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे हैं कि 1 साल लालू यादव रहेंगे, 1 साल शरद पवार रहेंगे, 1 साल सोनिया गांधी रहेंगे, 1 साल अखिलेश यादव रहेंगे। इस तरीके से लोग गठबंधन करके हिंदुस्तान में जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जिसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। 2 बार के चुनाव में जो परिणाम रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है, और तीसरी बार भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तीसरी बार भी मतदान हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश के हित के लिए काम कर रही है, देश में मजबूती लाने के लिए काम कर रही है, देश को विश्व पटल पर लाने के लिए काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लगातार अपील कर रहा हूँ, और एक बार फिर अपील करूंगा कि जो लोग घरों पर बैठे हुए हैं, अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले वो मतदान जाकर करें, उसके बाद आकर अपना जो काम है वो करें। जी, कुंवर सिंह निषाद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप जी। कुंवर सिंह निषाद जी, इन 10 सीटों का मुकाबला उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 11 राज्यों की 93 सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी
लगातार जिन मुद्दों की बात से शुरुआत हुई, जहां कांग्रेस अपने तमाम मुद्दों के साथ जो कमियां थी बीजेपी में, एनडीए में, उन कमियों को लेते हुए तमाम चीजें जनता के बीच जाती हुई नजर आई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ा, मुद्दों से भटकते हुए तमाम चीजें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, नजर आ रही है। ठीक है कुंवर जी, मैं आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।